खैरी कांड को लेकर काफ़ी सियासत तेज थी, उसमें आज आशीष मिश्रा मोनू की गिरफ्तारी को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हैं। लेकिन अभी तक 7.5 घंटे की पूछताछ के बाद भी आशीष मिश्रा मोनू की गिरफ्तारी की कोई खबर अभी तक नहीं मिल रही है। ना तो कोई आधिकारिक बयान जारी हुआ है। लगातार वहाँ खबरें फैल रही हैं कि आशीष मिश्रा मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इस बारे में नहीं हुई है। जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि आशीष मिश्रा मोनू को यहाँ से सीधे जिला अस्पताल ले जाया जाएगा मेडिकल के लिए। मेडिकल के होने के बाद उनको जॉइंट मजिस्ट्रेट दीक्षा के सामने पेश किया जाएगा, जहाँ से उनको रिमांड पर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लखीमपुर खीरी मामले में जहां एक तरफ सियासत जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मृतकों की मौत के बाद आंदोलनकारियों ने सरकार से ये कहा है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना बड़ा आंदोलन होगा। दरअसल आंदोलनकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे की रणनीति बताते हुए ये कहा है कि अजय मिश्रा को अपने पद से इस्तीफा देना होगा और उनके बेटे को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि 12 अक्टूबर को सारे आंदोलनकारी लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे और लखनऊ में महापंचायत की जाएगी। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले को लेकर आंदोलनकारी संगठनों ने सख्त रुख दिखाया है। आंदोलनकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र राज्य मंत्री अजय मिश्रा को कैबिनेट से हटाया जाए और उनके बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश भर के आंदोलनकारी 12 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे और लखनऊ में महापंचायत भी करेंगे। लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी घटना को लेकर एक बार फिर योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में आरोपियों को समन नहीं बल्कि सम्मान दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने साथ ही कहा कि लखीमपुर खीरी में सिर्फ आंदोलनकारियों को ही नहीं बल्कि कानून को भी रौंदा गया है। फिलहाल देखना होगा कि योगी सरकार विपक्ष की ओर से इस हो रहे हमले को लेकर किस तरह से जवाब देती है। लखीमपुर में हुई हिंसा की घटना को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सीधा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में भरोसा करने वाले और जिसने भी लखीमपुर खीरी घटना का वीडियो देखा, हर किसी ने इस घटना की निंदा की है। अखिलेश ने कहा कि पहले किसानों को कुचला गया, फिर कानून को कुचला गया और अब सरकार संविधान को भी कुचलने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने आगे कहा कि सरकार दोषियों को समन नहीं बल्कि गुलदस्ता दे रही है, उनका महिमा मंडन कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिले और दोषियों को सजा। जैसे जैसे यूपी में विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी पार्टियों ने अपनी रफ्तार को तेज कर दिया है क्योंकि सभी पार्टियां अब चुनावी मोड में आ चुकी हैं। भला बीएसपी भी इसके पीछे कहाँ रहने वाली है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान अपने राजनीतिक विरोधियों पर वो जमकर बरसी। मायावती ने जो राजनीतिक सर्वे सामने आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमें कम आंका जा रहा है, चुनावी सर्वे में हमें कम दिखाया जा रहा है, वो ठीक नहीं है और इसीलिए इसे लेकर वो चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। इसके साथ ही मायावती ने एक और बड़ी बात कही, वो ये थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पुरानी सरकारों की ओर से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो जनहित में हैं, हम उनको ना तो बंद करेंगे ना उनको खत्म करेंगे, हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने काशीराम के परिनिर्वाण पर बड़ी रैली का आयोजन करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का उदाहरण देते हुए कहा कि चुनावी सर्वे के चक्कर में पड़े बिना ही चुनाव में काम करना है। मायावती ने कहा कि कृषि कानूनों के लिए भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा किसानों के ही उत्पीड़न का नतीजा है। शाहरुख खान के जो लड़के हैं आर्यन खान, उनकी कहीं ना कहीं बेल एप्लीकेशन जो है वो मंडे को सेशन कोर्ट में मूव करेगी। हालांकि सतीश पानसुंदे का साफ तौर पे ये कहना है कि उनका आरोपी है वो बेगुनाह है, लेकिन आर्यन खान की बात करें तो आर्यन खान को अत्थर और जेल की हवा ज़रूर खानी पड़ेगी। कम से कम 2 से 3 दिन और जाएगा आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए। और वही बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। जो महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर है नवाब मलिक, उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि एनसीपी की जो टीम है
वो लगातार बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब पिछले 1 सालों से जो बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश एनसीबी की टीम जो है वो लगातार कर रही है, ऐसा आरोप नवाब मलिक जी ने लगाया। और नवाब मलिक जी का साफ तौर पे ये भी कहना था कि बाकी के जो 3 आरोपी थे उन्हें कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर एक बताया जा रहा था बीजेपी के जो राष्ट्रीय जो प्रमुख है उनका साला है, और साफ तौर पे ये कहना नवाब मलिक जी का था। और वहीं एनसीबी की टीम ने आके तमाम आरोपों का जवाब दिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और देखने वाली बात ये भी होगी कि आर्यन खान को बेल मिलती है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है, लेकिन अब इस ड्रग्स केस में नवाब मलिक ने एक नया मोड़ दे दिया है। नवाब मलिक की तरफ से दावा किया गया है कि एनसीबी ने जो रेड करी थी वो पूरी तरीके से फर्जी है। तो लेकिन वहीं अब विपक्षी पार्टी भी इस पर निशाना साधते हुए कह रही है कि जो भी कुछ हुआ है वो एक साजिश के तहत हुआ है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की कार्रवाई को लेकर एनसीपी लगातार सवाल उठा रही है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रेड के दौरान 8 नहीं बल्कि कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया था, जबकि 3 लोगों को बाद में छोड़ दिया गया, जिसमें बीजेपी नेता का एक रिश्तेदार भी शामिल था। नवाब मलिक ने कहा कि एनसीबी ने जिस दिन क्रूज पर छापेमारी की थी उस दिन एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने कहा था कि हमने 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से दिल्ली दौरे पर सिंघू बॉर्डर के आसपास रह रहे गांववासियों, व्यापारियों, ट्रेडर्स ने मुलाकात की और कहा कि बॉर्डर बंद होने के कारण कई सारी परेशानियों का सामना लगातार इन लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी चर्चा की और इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर किस तरह की परिस्थितियां हरियाणा में देखने को मिल रही हैं उसको लेकर अवगत कराया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि लगातार किसानों के साथ बातचीत चल रही है रास्ता खुलवाने को लेकर। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई चल रही है उस पर हरियाणा सरकार की निगाहें पूरी तरीके से बनी हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पराली वाले बयान को लेकर भी पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा में पराली जलने की कोई ऐसी घटना जो है निकलकर सामने नहीं आ रही है। पिरथला के विधायक नयनपाल रावत ने कहा है कि जो धरने पर बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है बल्कि कांग्रेसी हैं और जनहित में उनको जो रास्ते हैं वो खोल देने चाहिए, क्योंकि उससे आमजन का भारी नुकसान हो रहा है। पहले कोरोना की वजह से आमजन का नुकसान हुआ और अब जो रास्ते रुके हुए हैं उनकी वजह से भारी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार लोगों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और जब तक सुप्रीम कोर्ट ने कृषि के जो 3 कानूनों पर रोक लगाई हुई है तब तक के लिए जनहित में किसानों को रास्ता खोल देना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सुशासन सहयोगी कार्यक्रम कमेटी की तरफ से 16 अक्टूबर को बैठक का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि G23 नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार ये मांग उठ रही थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर संवाद किया जाना चाहिए, जिसे लेकर बैठक का आयोजन किया जाए। और आखिरकार अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया है कि 16 अक्टूबर को जो है CWC की बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार ये मांग तेज हो रही थी कि कांग्रेस के अंदर जो आपसी कलह है, इसके अलावा संगठनात्मक चुनाव और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक की जाए। और अब ये तारीख जो है तय की गई है। ट्विटर के जरिए केसी वेणुगोपाल ने ये जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि CWC की जो बैठक है वो 16 अक्टूबर को की जाएगी, जिसमें संगठनात्मक चुनावों और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो विरोध और नाराजगी के बाद अब आखिरकार कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव के केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 16 अक्टूबर को CWC की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संगठनात्मक चुनाव और विधानसभा चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो संगठनात्मक चुनावों को लेकर इसमें मंथन संभव है और इसके साथ ही 16 अक्टूबर को CWC की जो बैठक होनी है उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से पंजाब में बगावत के सुर उठे और जो कुछ भी वहां पर हुआ उसके बाद लगातार इस बात की मांग
कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की ओर से भी की जा रही थी कि जल्द से जल्द CWC की बैठक बुलाई जाए और उसमें इन तमाम विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा की जाए। और अब केसी वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी दी है, खुद उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर सतर्क है, सजग है और अब CWC की बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम विषयों को लेकर 16 अक्टूबर को चर्चा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के बीच सियासी पारा लगातार चढ़ता चला जा रहा है। जहां एक और बीजेपी विकास के मुद्दे पर वोट मांगने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाने की बात कर रही है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे उपचुनावों में तमाम लोग अपनी अपनी तरफ से अपनी राय भी रख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं। 4 सीट से कुल 24 उम्मीदवार मैदान में हैं और 12 अक्टूबर के नाम वापस लेने की आखिरी दिन है, यानी कि 12 अक्टूबर तक कोई भी प्रत्याशी अगर अपना नाम वापस लेना चाहता है तो ले सकता है। प्रदेश में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हिमाचल उपचुनाव की हम बात करें तो 4 सीटों पर यहां पर उपचुनाव होना है, जिसमें 1 लोकसभा की सीट है जबकि 3 विधानसभा की सीट है। और कहा जा रहा है कि जबरदस्त फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इन सीटों को लेकर, इस उपचुनाव को लेकर देखी जा सकती है। हालांकि दोनों ही पार्टियों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। जहां कांग्रेस का दावा यह है कि वो 4 सीटों पर कब्जा करेगी, तो बीजेपी का दावा यह है कि वो भी इन 4 सीटों पर दावा करेगी। लेकिन जो लोकसभा की सीट है, लोकसभा की जिस सीट पर उपचुनाव हो रहा है, उसको लेकर भी अपने अपने दावे कांग्रेस और बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन किसके दावों में कितना दम है, इसका इंतजार हमें 30 अक्टूबर तक के लिए करना होगा, क्योंकि 30 अक्टूबर को यहां चुनाव होगा और 2 नवंबर को नतीजे हम सबके सामने होंगे। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की तरफ से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावों का आम जनता पर कितना असर होगा, आम जनता इन दावों को किस तरीके से ले रही है, ये एक बड़ा सवाल है। जहां कांग्रेस जो सरकार की नीतियां हैं उनमें खामियां निकालकर उनको प्रचारित करने का काम कर रही है इन चुनावों में, तो वहीं बीजेपी की ओर से बताया जा रहा है कि देखिए हम पिछले 4.5 साल से किस तरीके से आपके लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी की झोली में आप इन सीटों को डालते हैं तो प्रदेश का जो विकास है और इन विधानसभा क्षेत्रों का या लोकसभा क्षेत्र का जहां पर ये उपचुनाव होना है, उनका समान रूप से विकास किया जाएगा। और ये भी विकास की जो रफ्तार प्रदेश में देखने को मिल रही है उसमें इनको भी शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे, लेकिन दावों में कितना दम और इन दावों पर, यानी यूं कह सकते हैं कि किसके दावों पर आम जनता का कितना असर होगा, कितना उसको वो स्वीकारेगी, इसके लिए इंतजार करते हैं। देश में सिर्फ 4 दिन का कोयला बचा है। जी हां, पिछले कुछ समय से कोयले की आफत से लगातार केंद्र सरकार परेशान चल रही है, तो वहीं कोयले की कमी से अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। आपको बता दें कि कोयले की कमी से बिजली विभाग पर भी भारी मुसीबत आ गई है। आपको बता दें कि 2012 में जिस तरीके से कोयले की वजह से ब्लैकआउट हुआ था, उसी तरह का आफत इस बार भी देखा जा रहा है। देश में सिर्फ 4 दिन का कोयला बचा है। हो सकता है कि ये सुनकर आपको भी अचंभा हो रहा होगा, आप भी आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं। पिछले कुछ समय से कोयले की किल्लत से केंद्र सरकार भी परेशान है, क्योंकि कोयले की कमी की वजह से बिजली सेक्टर पर बड़ी आफत आ सकती है और इसकी वजह से देश को भारी ऊर्जा के संकट का सामना करना पड़ सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। माना यह जा रहा है कि देश में कोयले की कमी के चलते साल 2012 जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, जब हमें ब्लैकआउट देखने को मिला था। तो देश में भारी कोयले का संकट देखने को मिल रहा है और इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि कई राज्यों में अब बिजली कटौती भी होने लगी है, चाहे उसमें दिल्ली हो या फिर यूपी। इन दोनों राज्यों में बिजली संकट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि दोनों राज्यों की ओर से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से अब कुछ ही घंटे का कोयला बचा है, कुछ ही दिनों का कोयला बचा है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं और आम लोगों में भी इसको लेकर असमंजस की जो स्थिति है वो बनी हुई है। क्योंकि साल 2012 में हमने देखा था कि किस तरीके से ब्लैकआउट देखने को मिला था और कुछ हुबहू ऐसे ही हालात अब एक बार फिर से पैदा होते हुए
नजर आ रहे हैं। हालांकि तमाम ऐसे राजनीतिक विरोधी हैं जो केंद्र सरकार पर इस बात को लेकर निशाना भी साध रहे हैं, लेकिन 2012 जैसे ब्लैकआउट जैसे हालात पैदा ना हों, इसको लेकर केंद्र सरकार लगातार सतर्क भी है, सजग भी है, जागरूक भी है। और यही वजह है कि सरकार की ओर से भी आश्वस्त किया जा रहा है कि भाई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार की इस पूरे मसले को लेकर नज़र है और ब्लैकआउट जैसी स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी। पेट्रोल डीजल सहित रसोई गैस के आसमान छूते दामों ने आम जनता का एक बार फिर जीना मुश्किल कर दिया है। लोगों के महीने का बजट पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल डीजल और आसमान छूती कीमतों ने आम लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ा दी है। तेल की बढ़ी हुई और फल की कीमतों पर पड़ने वाला यह असर आम जनता को लगातार चिंता में डाले हुए है। इस समय मौजूद हैं बल्लभगढ़ के पेट्रोल पंप पर, जहां हम जनता टीवी की टीम पहुंची है आज के बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दामों की हालतों को जानने के लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज के बढ़े हुए दामों को लेकर जनता क्या सोचती है। हरियाणा सरकार ने 3 अक्टूबर से धान खरीद करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन फतेहाबाद में 6 दिन बीत जाने के बाद भी धान खरीद का कार्य शुरू नहीं हुआ। पिछले 6 दिनों से किसान धान की फसल लेकर मंडियों में बैठा है, लेकिन अब तक उनकी धान की खरीद नहीं हुई। किसान इसको लेकर उच्च अधिकारियों तक मिल चुके हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। किसानों का कहना है कि जो खरीद एजेंसियां हैं वह धान में नमी होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है। अब देखना ये होगा कि किसान कब तक यूं ही अपनी धान की फसल लेकर मंडियों में बैठा रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद मानसिक रोगियों में इजाफा हुआ है, जिसको देखते हुए पीजीआई के मनोरोग विभाग में मानसिक सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें रोगियों के प्रति मानसिक तनाव व कोरोना की दूसरी लहर से ग्रसित लोगों का इलाज भी चल रहा है। यह कार्यक्रम 4 अक्टूबर से शुरू किया गया था और यह कार्यक्रम 10 अक्टूबर तक चलेगा। इसी के तहत नागरिकों को मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। आज पेंटिंग व पोस्टर के जरिए एक प्रदर्शनी लगाई, जिसमें लोगों को समझाया गया, जिसमें बीडी हेल्थ विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर अनुपमा पहुंची। डॉक्टर अनुपमा ने कहा कि दूसरी लहर से काफी कुछ सीखने को मिला है और अब पीजीआई प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि पीजीआई ने व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। 800 ऑक्सीजन बेड से 1000 ऑक्सीजन बेड की संख्या कर दी गई है। 200 वेंटिलेटर व आईसीयू बेड की व्यवस्था भी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अंदेशा लगाया जा रहा है कि यह तीसरी लहर बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट करेगी, जिसके लिए शिशु विभाग व डॉक्टर आईसीयू के का भी व्यवस्था कर दी गई है। इन सभी कार्यक्रमों में व्यवस्था के लिए जो है केंद्रीय सरकार व हरियाणा सरकार का विशेष योगदान भी रहा है। क्षेत्र के असान गांव में एक महिला द्वारा 3 बच्चे शहीद कुएं में गिरने के मामले में मृतका के पिता की शिकायत के ऊपर बहल पुलिस ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने शवों के पोस्टमार्टम कर परिजनों के हवाले कर दिए हैं। 2 बच्चे एक महिला शहीद की मौत के मामले में पुलिस ने गहनता से जाँच शुरू कर दी है। जब इस बारे में बहल थाना प्रभारी से बात की तो उनका कहना है कि महिला स्वयं कुएं में छलांग लगाई थी या डाली गई थी, ये जांच का विषय है। झज्जर जिले के छारा गांव में मटरू पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मटरू पहलवान रात के समय गांव के अड्डे से अपने घर की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो छोची रोड पर पहुंचा तो अज्ञात बदमाशों ने उसकी गाड़ी रुकवाई और नजदीक से सटाकर गोली मार दी। हमलावर जाते जाते उसकी गाड़ी भी लेकर फरार हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने गाँव की चारों तरफ की सड़कों पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से हत्या की इस वारदात को सुलझाने के लिए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 15 दिन का समय मांगा, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस को 1 सप्ताह का समय दिया है और साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर हत्यारों को 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया तो गाँव की चारों तरफ की सड़कें फिर से जाम कर दी जाएगी। मटरू पहलवान बेहद मिलनसार व्यक्ति था, समाज सेवा के कार्यों में आगे रहता था और बताया ये भी जा रहा है कि सरपंच पद का चुनाव लड़ने की तैयारियां भी कर रहा था। साइबर सिटी गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन भी सैकड़ों भक्त शीतला माता के दर्शन करने पहुंचे। वहीं कोविड नियमों को लेकर प्रबंधन कमेटी ने पुख्ता इंतजाम किए और जो भक्त शीतला माता के दर्शन करने पहुंच रहे थे
उनका मास्क चेक किया जा रहा था, साथ ही साथ कोरोना नियमों को लेकर जागरूक भी किया जा रहा था। आपको बता दें, सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर करीब दर्जनों भर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सैकड़ों पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। किसी प्रकार की कोई घटना ना हो उसको लेकर चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिस अपनी सुरक्षा के मद्देनजर निगरानी करती है। और आपको बता दूं कि शीतला माता मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर देश के कोने कोने से लोग शीतला माता के दर्शन करने पहुँचते हैं। और इसी को लेकर जिला प्रशासन यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हर साल इसी तरह से करता है। तो जनता रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।